नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। तुष्टीकरण करने वालों को नहीं दिखता आतंकवाद, ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती समारोह में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री, बोले स्वार्थ के लिए एक राजनीतिक धड़ा देश की एकता तोड़ने पर आमादा है। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो आप देखेंगे 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 1950 में इनकी डेथ हो गई थी। और 1991 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। और देश के पहले गृह मंत्री थे और देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, भारत भव्य बनाएंगे, ये प्रधानमंत्री साहब करें। ये आप देखिए अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह की मार्च 2021 में हुई थी शुरुआत। मेरा युवा भारत माय भारत संगठन का भी शुभारंभ हुआ है इसमें। विपक्ष का दावा फोन हो रहे हैं, केंद्र सरकार बोली तह तक जाएंगे। एप्पल ने कहा कुछ अलर्ट गलत भी हो सकते हैं। फिर गरमाया फोन हैकिंग का विवाद। एप्पल के हैकिंग अलर्ट पर विपक्ष हुआ हमलावर और आरोप लगाने वालों में महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई शामिल हैं। भाजपा ने कहा कि विपक्ष पहले भी पेगासस को बना चुका है मुद्दा, जांच में झूठे पाए गए आरोप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले अलर्ट की सच्चाई सामने आने लाने के लिए एप्पल को जांच में शामिल करने के लिए कहा गया है। एक बात आप लोग जानते हैं कि फोन टैपिंग का मामला पहले भी आता रहा है और आपको मालूम है कि आप सोचिए एप्पल का फोन रखते हैं, आईफोन रखते हैं लोग, इनके आप देखते हैं कि क्या हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं, हैक कर लिए जाते हैं। तो आप सोचिए कि हमारा और आपका फोन तो नॉर्मल रहता है। तो इसीलिए कहता हूं बड़ी सावधानी रखा करिएगा आप लोग। चुनावी बांड योजना से मिलता रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा। चुनावी बांड की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं ने योजना पर उठाए सवाल, आप देखेंगे। चुनाव आयोग पेश करेगा 2019 के अंतिम आदेश पर 31 आंकड़े। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। जो पार्टियों को आप देखते हैं कि चंदा मिलता है ना, उन्हीं की बात हो रही, चुनावी बांड योजना की। उत्तर प्रदेश सरकार जोहर ट्रस्ट से वापस लेगी जमीन। आजम खान को एक और झटका। मुलायम सरकार में मात्र 100 रुपए वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए लीज पर दी गई थी जमीन। रामपुर में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ही जमीन दे दी गई थी ट्रस्ट को। सापा का खुला था दफ्तर इसमें। ये आप देखते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो आप देखते हैं कि आजम खान के बुरे दिन ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। विधानसभा में 480 सीट, 403 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। लोकसभा की सीटों को भी मैं विधानसभा की सीटों में जोड़ दे रहा था। ये आप देखेंगे हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी पड़ रही है जान पर भारी। सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम प्रयासों के बावजूद तस्वीर और चिंताजनक हो गई है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में मिले आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार 2022 में ये आप देखेंगे कि 4,61,312 दुर्घटनाएं दर्ज की गई। इनमें आप देखिए 1,68,491 लोगों की जान गई है। आप देख रहे हैं हर साल आप देखिए कि लाखों लोगों की डेथ होती है सड़क दुर्घटना में लापरवाही के कारण। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि मैं तो ठीक चल रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे वाला, मेरे आगे वाला ठीक चल रहा है, ये भी ध्यान देना पड़ता है। मुकेश अंबानी को फिर से जान से मारने की धमकी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बारामूला में आतंकियों ने पुलिसकर्मी को मारा। 3 दिन में तीसरा आतंकी हमला है। द इलीट लिबरेशन फोर्स ने ली है जिम्मेदारी। ये सब आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही। केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा आप देखिए पंजाब पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। मणिपुर में उग्रवादियों ने की पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या। ये मणिपुर में आप देखते हैं कि अभी तक जातीय हिंसा फैली हुई थी और अब आप देख रहे हैं कि शांति वहां हो रही, तो इस तरह की घटनाएं भी आने लगी हैं। ये आप देखेंगे मणिपुर है। इम्फाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी।
इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। 1949 में एक संघ में शामिल हुआ था। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे आपका मणिपुर फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के उपायों पर 5 राज्यों से मांगा जवाब। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों पर वायु प्रदूषण का गंभीर दुष्प्रभाव होगा। कहा दिल्ली की वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि घर के बाहर एक कदम रखना भी मुश्किल हो गया है। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को 1 हफ्ते में हलफनामा देने का निर्देश दिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक पराली जलाना भी है। यानी कि किसानों की जो आप देखते हैं कि बचता है ना, अवशेष बचता है फसलों का, उसी को पराली कहते हैं आप लोग। और 7 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने कहा है कि उपाय करने के बावजूद वायु प्रदूषण कायम है। ये आप सभी जानते हैं, दिल्ली में तो सांस लेना दुश्वार हो जाता है। ये आपकी खबर है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। देखिए प्रदूषण की चादर, स्मॉग चादर देखी ना। एक्सप्रेस वे पर प्रतिबंधित धीमे वाहनों पर कराए सख्त कार्रवाई, ये हाईकोर्ट कह रहा है। एक्सप्रेस वे पर प्रतिबंधित धीमे वाहनों को रोकने के लिए नियमित निगरानी का अदालत ने दिया आदेश। ये पूरा मामला क्या है? गुरुग्राम के सुशांत एस्टेट सेक्टर 52 निवासी युवराज फ्रांसिस ने याचिका में कहा कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर प्रतिबंधित 2-3 पहिया वाहन के साथ ही ट्रैक्टर जैसे धीमे वाहनों को रोकने में प्रशासन विफल है। एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना होने के लिए 25 से 30% धीमे वाहन जिम्मेदार हैं। और प्रतिबंधित धीमे वाहनों के एक्सप्रेसवे पर प्रवेश से रोकने का निर्देश देने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा था कि इससे लोगों की जान जा रही है, एक तरह से उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब आप देखिए, ट्रैक्टर एक एक्सप्रेसवे पर जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, वो धीरे चलेगा तो बाकी लोगों को परेशान होगी। खालिद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद है ना पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद, तो उसी की बात हो रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री से ने गांव-गांव में आई माटी को नमन करने के साथ पीएम ने उसके किया तिलक। 2047 तक देश को विकसित बनाने का फिर संकल्प दोहराया। युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए मेरा युवा भारत संगठन का भी शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में विकसित भारत बनाने व देश का गौरव बढ़ाने की शपथ भी दिलाई गई है। चलिए, राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब व तमिलनाडु की सरकारें। एक बात आप लोगों को से हमेशा कहता हूं कि देखिए, राज्यपाल क्या है कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती है, लगभग आप देखते हैं कि भली आपने देखा होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि केंद्र सरकार जैसे चाहती है उसे राज्यपाल बनवा देती है। हमारे यहां देखेंगे आप लोग तो कहते हैं कि जो आप लोग देख रहे हैं ना राष्ट्रपति, ये नाम मात्र की शक्तियां रहती हैं इसके पास। आप देखिए, जैसे द्रौपदी मुर्मू है, उदाहरण दे रहा हूं। अब संवैधानिक पद है, आप उसमें नहीं, आप रियलिटी में देखिए। अब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी किसी नाम को भेजें कि इस नाम को आप राज्यपाल बना दीजिए इस राज्य का, आपको लगता है कि राष्ट्रपति साहब उसे ना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये हकीकत में देखिए आप लोग। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि कई राज्यों में बीजेपी के नेता वर्तमान में राज्यपाल बना दिए जाते हैं। ये कांग्रेस के समय में भी होता था, ऐसा नहीं कि नई कोई परंपरा है। इसीलिए आप देखते हैं कि उस राज्य में सरकार किसी और की है, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में किसकी है? बीजेपी की। अब स्वाभाविक सी बात है कि वहां राज्यपाल और आप देखेंगे मुख्यमंत्री की भी तनातनी चलती रहेगी। इसी तरह से आप लोग पश्चिम बंगाल में देखते थे, इसी तरह से आप लोग तमिलनाडु में देख लीजिए, सब जगह हो रहा है। और अनुच्छेद 153 को पढ़िए तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। मणिपुर के डीजीपी समेत 204 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। यह सभी गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक के लिए चुने गए। 204 पुलिसकर्मी में सीआरपीएफ, एनआईए और एनसीबी व 10 राज्यों के भी शामिल हैं इसमें।
अच्छी बात है। एक केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक 2023 के लिए इन्हें चुना गया है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को पुण्यतिथि पर याद किया। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक बात आप लोग जानते हैं कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और अभी तक वही महिला प्रधानमंत्री, कोई दूसरी महिला प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, तो याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी की बात होती तो पाकिस्तान ने आप देखिए उनसे टक्कर ली थी, उन्होंने दो टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। एक आप देखते हैं कि बांग्लादेश बन गया था नया। बस आप देखते हैं कि 1975 से 77 का जो राष्ट्रीय आपातकाल रहा है उसको लेकर आप देखते हैं उनकी आलोचना होती है हमेशा। कांग्रेस नेता का सवाल, पटेल के संग्रहालय में क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री साहब? पटेल ना होते तो भारत का मानचित्र कुछ और होता। एकता के लिए दौड़े दिल्ली वासी। ये आप देखते हैं कि बातें इस पर बहुत होती रहती हैं, बहस होती रहती है। आपने देखा होगा कि इतनी सारी रियासतें थी और सब अलग अलग देश बनने के ख्वाब देख रही थी। तो कहते हैं कि आप देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गाजर खिलाते थे पहले, और ऐसी भी कहावतें हैं, बड़ी कहावतें हैं कह रहा हूं मैं, कि पहले प्यार से समझाते थे कि भैया शामिल हो जाइए, आपके अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, और आप सब शामिल नहीं होंगे तो हमें बुरी तरह से भी समझाना आता है, शामिल करना आता है। तो अधिकतर रियासतें शामिल हो गई थी, आपने देखा होगा। वरना आप सोचिए कि अगर सभी देश बन जाते तो आप लोग अगर दिल्ली से कहीं उत्तर प्रदेश जा रहे होते, कहीं आप लोग तमिलनाडु चले जाते, तो आप लोग कहते कई देशों की यात्रा करके हम आए हुए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है देश की को एक रखने में। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, और आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और उसके बाद आइए आप लोग तेलंगाना चले जाइए, उसके बाद मिजोरम चले जाइए। यहाँ विधानसभा के चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव कौन करता है? चुनाव आयोग, जिसकी स्थापना आप देखते हैं कि 25 जनवरी 1950 में की गई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और आप देखते हैं कि अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे, और नई दिल्ली में इसका सचिवालय आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात आप लोग देखिए, सामने आई सचिन सारा की तलाक की जानकारी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि देखिए सचिन और सारा की लव मैरिज थी, और आप देखिए बड़ी उस समय जब इनकी शादी थी, लव मैरिज सामने आई थी, बड़े बवाल हुए थे। पॉलिटिशियन दोनों परिवार है। सारा आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बेटी है, पूर्व मुख्यमंत्री की। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और आप सोचिए जो अब्दुल्ला परिवार है ना जम्मू कश्मीर का, उन्हीं की परिवार की ये बेटी है, उन्हीं की बेटी है। कि सोचिए कि पहले किसी को मालूम तक नहीं चला है कि इनकी, आप देखते हैं कि क्या कोई किसी को मालूम नहीं चला है कि इनका तलाक हो रहा है, भारी बवाल नहीं हुआ है। आराम से आप देखते हैं कि तलाक हुआ है, मालूम भी किसी को नहीं चला। तो यही समझदारी होती है कि अगर किसी में नहीं बन रही है तो आराम से अलग हो जाइए। भारी भरकम लड़ाई मड़ाई दुनिया भर के ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। यही मेच्योरिटी होती है, समझदारी होती है। सियासत अभी तो खूब चलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी चुनाव है। अगले साल के अंत तक देश के सभी डॉक्टरों के पास यूनिक होगी यूनिक आईडी। ये आप देखिए विशिष्ट पहचान संख्या की बात हो रही है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर बना रहा है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, और अगले 6 महीने में लॉन्च किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट। अब आप देखिए आंकड़े जरूर याद रखा करिएगा। कई बार आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं तो वहां उपयोग हो जाते हैं। मार्ग दुर्घटनाएं रिकॉर्ड 4,61,312 के स्तर पर पहुंची। जान गंवाने वालों की संख्या में 9% से ज्यादा बढ़ी है। हर एक घंटे में करीब 53 हादसे हो रहे हैं, इनमें से 19 लोगों की अपनी जान भी गंवा देते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट, नियमों की अनदेखी व गलत दिशा में वाहन चलाना पड़ रहा है भारी। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का सड़क सुरक्षा में खराब रिकॉर्ड रहा है। जरांगे पाटिल ने दी आंदोलन तेज करने की धमकी। ये आप देखिए मराठा आरक्षण की बात हो रही है।
और मराठा में आप देखते हैं कि मराठा योद्धा, और आप देखते हैं किसान, और आप देखते हैं कि जमींदार लोग हैं, और आप देखते हैं कि ये अपने आप को आरक्षण की बात हो रही है, शिक्षा में नौकरियों की आरक्षण की बात की जा रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही पूरी। 1/3 संख्या है इनकी महाराष्ट्र की राजनीति में, ये भी आप लोग याद रखिए, वोटरों की बात कर रहा हूँ। और अगर वहाँ के चीफ मिनिस्टरों को उठा के देखें तो आप देखेंगे कि काफ़ी वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा मजबूती, कि अधिकतर जो आपके मुख्यमंत्री बने हैं वो इसी समुदाय को लेकर, आप देखते हैं जाति को लेकर आगे बढ़े तब बन पाए हैं। लद्दाख देश का मस्तक मस्तक यह हमेशा ऊंचा ही रहेगा, राष्ट्रपति साहिबा कह रही हमारी। ये आप देखिए लद्दाख की बात हो रही है, लेह इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म रह सकता है नवंबर, देश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान रहेगा सामान्य से ऊपर। अल नीनो आप लोगों को बताइए, आप लोग, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं आप लोग तो बताइए कौन सी जलधारा है, ठंडी या गर्म। आजकल आप लोग ईडी तो हमेशा चर्चा में बनी रहती। ईडी ने पंजाब में आप विधायक के परिसरों पर की छापेमारी। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा। खाना पकाने संग पर्यावरण संरक्षण करेगा डिजिटल हाइब्रिड ओवन। ये आईआईटी मंडी के विज्ञानियों के बनाए ओवन से बिजली खपत संग कार्बन उत्सर्जन में भी होगी कमी। मोबाइल ऐप से संचालन होगा इसका। नई नई खोजें होती रहती हैं, आप देखते हैं। किशोर प्रेम को अपराध मानना पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपित की जमानत मंजूर की है। आजकल आप लोग देख रहे हैं इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। अब आप देखिए, ये आपका संपादकीय पार्ट है, ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाता है, एक सामान्य जानकारी मिलती है, तो अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। भारत की चिंता बढ़ाता चीन। तो माओ ने आप देखिए 1949 में कम्युनिस्ट हिंसा के माध्यम से चीनी सत्ता पर कब्जा करने से बहुत पहले ही चीन के विस्तारवादी इरादों को जाहिर कर दिया था, और उनकी यह घोषणा कि तिब्बत चीन की हथेली और लद्दाख नेपाल सिक्किम भूटान और नेपा अरुणाचल प्रदेश इस हाथ की अंगुलियां हैं। इस मुट्ठी के बनते ही पूरे एशिया में पर चीन का प्रभुत्व हो जाएगा। और माओ के इस मंसूबे के पीछे यही कारण धारणा काम कर रही थी कि एशिया पर जिसका प्रभुत्व होगा वह दुनिया पर राज करेगा। माओ भले ही गुजर गए, लेकिन उनके अनुवर्ती चीनी शासक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। माओ की एक नीति को समझे बिना चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद को हल करने को लेकर बीजिंग की हालिया घोषणा के पीछे की असलियत समझ पाना मुश्किल होगा। ये आप देखिए, चाइना की बात करें तो ये चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से सीमा लगती है हमारी चाइना की। और आप देखेंगे, एक बात याद रखिएगा, चाइना की सीमा जितने भी देशों से लगती है उसकी सीमा विवाद हर देश से चल रही, लगभग विस्तारवादी नीति अपनाता है। और चीनी विदेश मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बीजिंग में चीन और भूटान के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद यह घोषणा कर भारत सरकार को चौंका दिया है कि दोनों देश सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमत हो गए हैं, और जल्द ही न केवल दोनों के बीच सीमा निर्धारण की बारीकियों तय हो जाएंगी, बल्कि दोनों देशों के बीच औपचारिक स्तर और कूटनीतिक संबंध स्थापित भी होंगे। चीन ने अपने बयान में भूटानी विदेश मंत्री टांडी दोरिजी को यह भी कहते हुए उद्धृत कर दिया कि भूटान वन चाइना नीति का पालन करता है और दोनों देशों के बीच सीमाओं का शीघ्र निर्धारण करने तथा कूटनीतिक रिश्ते स्थापित करने के लिए तैयार है। सतही तौर पर ये बयान रचनात्मक लगेंगे, लेकिन जो लोग चीन और दक्षिण एशिया के प्रति उनकी नीति को थोड़ा भी समझते हैं, उनके हिसाब से यह भारत के लिए अनर्थ का संकेत है। यदि भूटान सरकार चीन की बातें मानकर उसे अपनी सीमा क्षेत्र का वह हिस्सा देने को तैयार हो जाती है जिस पर वह आंख गड़ाए हुए है, तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य की सुरक्षा के समक्ष खतरा और कई गुना बढ़ जाएगा। अब आप सोचिए, यहाँ की बात हो रही है, और देखिए हमारा ये क्षेत्र है,
तो हमारे लिए चिंता का कारण भी रहता है। चीन और भूटान के बीच पक रही इस खिचड़ी का भारत के लिए यदि यही निष्कर्ष है कि जिस तरह चीन ने नेपाल और पाकिस्तान को भारत विरोधी हरकतों के लिए अपना उपनिवेश सरीखा बना लिया है, वही हालत अब भूटान की होने वाली है। भूटान की राजधानी थिम्पू में अभी तक भारत के अलावा किसी अन्य देश का दूतावास नहीं है और वह नई दिल्ली में अपना दूतावास और भारत सरकार के माध्यम से ही अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को चलाता आ रहा है। हाल तक चीन के साथ अपनी बातचीत को भी भूटान सरकार भारत के माध्यम से चलाती थी। पिछले कुछ समय से चीन ने भूटान की सीमा से लगने वाली कई इलाकों पर जिस हैकड़ी के साथ अपना हक जताना शुरू किया, उससे भूटान भयभीत हुआ और वह चीन के से सीधा संपर्क साधने को विवश हुआ है। और चीन और भूटान के बीच जो सहमति बनने की पुष्टि भूटानी विदेश मंत्री ने की है, उसके केंद्र में भूटान के वे इलाके हैं जिन पर चीन ने सौदेबाजी चाहता है। पहले तो चीन का दावा भूटान तिब्बत की उत्तरी सीमा पर जारकुलुंग और पासामलुंग तथा पश्चिम में भारत के साथ सिक्किम भूटान सीमा पर लगने वाले डोकलाम पर भी था, लेकिन जून 2020 से चीन ने पूर्वी भूटान में साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर भी अपना दावा ठोक दिया था, जो उसकी सीमा से बहुत दूर है और उसके साथ केवल अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इस वेतो के दावे को सही ठहराने के लिए चीन की दलील है कि अरुणाचल प्रदेश भी चीन का हिस्सा है। चीन की विस्तारवादी नीति उसकी कम्युनिस्ट सरकार के कारण नहीं, बल्कि मूल हान चीनी सोच के कारण। चीन ने 1919 में पहले दक्षिण मंगोलिया पर कब्जा कर लिया, इसके बाद 1942 में मंचूरिया पर, 1949 में ईस्ट तुर्कमेनिस्तान सिंजियांग पर, 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर अपनी सीमाओं को 11 नए देशों के साथ मिला लिया और जिनमें भूटान और भारत भी है। अपने कुल 14 पड़ोसियों में से 12 देशों के साथ उसने अपनी शर्तों पर इसे मौके पर सीमा समझौते किए जब वे कमजोर हालत में थे। और आप देखिए, तिब्बत से अगर तिब्बत आजाद रहता तो हमारी तो सीमा चाइना से लगती ही ना, कोई विवाद ही ना होता। जो मैकमोहन रेखा आप लोग देखते हैं ना भारत और चाइना के बीच, उसे चाइना मानता ही नहीं है, कहता है कि भैया हमारे बीच नहीं हुआ था ये समझौता, तिब्बत के बीच हुआ था, अब तिब्बत रहा नहीं। तो आप देखेंगे कि अब भूटान की नाजुक हालत में उसके साथ समझौता करके चीन भारत को मात देने की फिराक में। तिब्बत पर कब्जे के बाद से ही उसने भूटान के साथ लगने वाली 477 किलोमीटर सीमा को विवादित रहने दिया। भारत को आशंका है कि चीन सरकार भूटान को विशेष रियायत देने के नाम पर उसके उत्तरी इलाकों पर अपना दावा छोड़ने की पेशकश कर सकती है, बशर्ते भूटान सरकार भारत से लगने वाली डोकलाम चीन को सौंप दे। और इसी कारण आप देखते हैं कि चीन ने डोकलाम पर अपने दावे में वहां से भारतीय सीमा की दिशा में 7 किलोमीटर दूर बातांग दर्रे को भी शामिल कर लिया है, जो शेष भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाले एकमात्र 22 किलोमीटर चौड़े गलियारे के सिर पर स्थित है। भारत के इस पतले से नाजुक गलियारे को सामरिक हलकों में चिकन नेक भी कहा जाता है। और इस इलाके पर आप देखिए चीन की गिद्र दृष्टि 1962 से ही लगी हुई है। ध्यान रहे कि चीन ने भारत में नक्सली कम्युनिस्ट आंदोलन चलाया। नक्सल मुहिम की शुरुआत बंगाल के जिस नक्सलवाड़ी गांव से हुई, वह इसी चिकन नेक के मुहाने पर है। इस हिस्से पर कब्जे के लिए ही चीनी सेना ने 2017 में भूटान के डोकलाम पर अतिक्रमण किया और जिसे बचाने के लिए भारतीय सेना ने चीनी सेना को 74 दिन तक रोक रखकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे सीएए विरोधी धरने के दौरान भी शरजील इमाम ने इसी चिकन नेक के घेराव और उसे भारत से अलग करने की धमकी दी थी और उसके इस बड़बोलेपन से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की भनक मिली थी। अब भारत सरकार की चिंता इस बात से और बढ़नी चाहिए कि अगर भूटान सरकार इस इलाके को चीन को सौंपने के लिए तैयार हो जाती तो भारत की अखंडता के लिए भारी खतरा पैदा हो जाएगा। चीन के रवि ने भूटान को हमेशा से छोटा भाई और मित्र मानने वाली भारत सरकार के सामने नई कूटनीतिक और सामरिक चुनौती पैदा कर दी है। लेखक सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय क्रांति, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। हैवानियत की जानबूझकर अनदेखी। जो आप देखते हैं कि हमास की बर्बरता की निंदा करने को तैयार नहीं, उसे इजराइल के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं। ये आप देखते हैं कि कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इजराइल और आप देखते हैं कि जो हमास के बीच चल रहा है संघर्ष, उसी की बात हो रही है। और एक आप लोग देखिए सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई उसमें एक क्लास डली हुई है इजराइल फिलिस्तीन का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है और अभी तक जो इसमें घटनाएं हो रही हुई सब के बारे में बात की हुई है। कर्मयोगी मनुष्य जीवन कर्मों के चक्र से जुड़ा है। यदि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं रहे हों तो उनका फल भी इसी जन्म में भोगना पड़ता है। हमारी पूरी पृष्ठभूमि
उन्हीं कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। पढ़ लिया करिएगा, अच्छा कॉलम रहता है। ये आप देखते हैं कि जो आंकड़े आए हुए हैं बढ़ते सड़क हादसों को लेकर, अभी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने जो रपट जारी किए ना, उसी को लेकर बातें हो रही है। नियंत्रण आवश्यक है। कोचिंग संस्थानों के शुल्क का वहन सबके बस की बात नहीं, इसके बावजूद कई संस्थान का प्रदर्शन औसत या उससे नीचे है। आप देख रहे हैं कि सबसे महंगी शिक्षा ही आपको देखने को मिल रही है। भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाएं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के विकास की सुखद संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में वैश्विक निवेश की दिलचस्पी बढ़ रही है। अमेरिका की एक कंपनी ने उत्तर प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन में 820 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया। जलवायु परिवर्तन के खतरों के कारण नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भूतापीय ऊर्जा के उपयोग का बदलता परिदृश्य स्वच्छ भविष्य के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। आइसलैंड, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे देश भूतापीय ऊर्जा उपयोग के मामले में अग्रणी हैं। वहीं ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अनुसार भारत का लद्दाख क्षेत्र देश में सर्वोत्तम भूतापीय संभावनाओं से संपन्न है। देश में भूतापीय क्षेत्रों की खोज और अध्ययन के प्रयास का सिलसिला पिछली सदी के 8वें-9वें दशक में प्रारंभ हुआ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश भर में लगभग 350 गर्म झरनों की खोज की और छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2013 में तत्तापानी में देश का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। भूतापीय ऊर्जा का एक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और नवीकरणीय स्रोत है जो ऊर्जा के लिए पृथ्वी के अंदर की प्राकृतिक गर्मी का उपयोग करता है। इस ऊर्जा को दो तरीके से संगठित और उपयोग किया जा सकता है। एक तरफ इसका उपयोग प्रत्यक्ष उपयोग कर इमारतों को गर्म करने, ग्रीन हाउस में पौधे उगाने और फसल सुखाने का काम किया जाता है, तो दूसरी तरफ आप देखिए पृथ्वी की गहराई तक ड्रिलिंग करके गर्म चट्टानों में पानी डालकर उसमें उत्पन्न भाप को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। और नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सौर व पवन ऊर्जा के विपरीत यह ऊर्जा उत्पादन के लिए मौसम की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। वहीं सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में इसके संयंत्र भूमि के बहुत कम टुकड़े पर स्थापित होते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः कुओं या पर पाइप के माध्यम से ही प्रयुक्त होते हैं। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापना की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन इसके संचालन रखरखाव पर बहुत कम खर्च आता है। जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की प्रवृत्ति के कारण यह पर्यावरण के अनुकूल है। इससे ग्रह को उतना नुकसान नहीं होता है जितना कि जीवाश्म ईंधन करते हैं। कार्बन पदचिह्न कम होने के कारण इसे जीवाश्म ईंधन का प्रभावी विकल्प माना जाता है। और भूतापीय ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। जब तक कि पृथ्वी का अस्तित्व है तब तक उसके गर्भ से ऊष्मा की प्राप्ति ऊर्जा के लिए की जा सकती है। इस क्षेत्र में पर्याप्त सरकारी निवेश की दरकार है और जिससे इसका लाभ आम जनमानस को प्राप्त हो सके। यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पढ़ लिया करिएगा। गंभीर प्रयासों से संभव वायु प्रदूषण पर अंकुश। वायु प्रदूषण इंसानों की मौत का एक बड़ा कारण भी बनता जा रहा है। उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में पिछले लगभग एक दशक से यह समस्या बड़े स्वास्थ्य संकट के रूप में उभरी है और इस कारण दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों की औसत आयु 11 वर्ष कम होने की आशंका भी जताई जा रही है। वैसे वायु प्रदूषण में किन कारकों की कितनी हिस्सेदारी, इस बारे में विभिन्न रिपोर्ट में विभिन्न कारक दर्शाए गए हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि यह निरंतर जानलेवा होता जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देने की बात भी हो रही है, लेकिन बहुत बातें तो बहुत होती, लेकिन कितना रिजल्ट आ रहा है ये बातें होती। साहित्य जगत के फोकटिया बाबू खरी खरी तंज कसा जाता है। पुलिस सुधारों की बड़ी पहल, ये हरियाणा में। ये उत्पादक कार्यों में बढ़ता उपयोग, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए बैंकों से ऋण लेना और समय से उसकी अदायगी करना देश की अर्थव्यवस्था में अपनी ओर से महत्वपूर्ण योगदान करना ही है और इससे सभी को लाभ मिलता है। चलिए ये आप लोग देख लीजिएगा। इकोनॉमी का क्षेत्र, दूसरी तिमाही की GDP आंकड़े चौंका देंगे। ये RBI के गवर्नर ने कहा है कि भू राजनीतिक अनिश्चितता विकास के लिए बड़ा जोखिम है। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है और ये हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी और मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। GDP सकल घरेलू उत्पाद उस क्षेत्र से संबंधित है जिसकी आय उत्पन्न होती है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र में उत्पन्न कुल आउटपुट का बाजार मूल्य होता है एक तरह से। इसीलिए कहता हूँ इकोनॉमी की किताबें पढ़ लिया करिएगा, NCERT की, अपना बेस मजबूत रखिए इकोनॉमी के लिए। 73 करोड़ लोगों को नवीकरणीय माध्यम से बिजली देने की तैयारी हो रही। नेशनल सोलर अलायंस ऊर्जा सम्मेलन में बिजली मंत्री RK सिंह ने कहा है। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया। AI ब्लॉकचेन साइबर सुरक्षा क्षेत्र में बड़ी भर्तियां आप देखेंगे।
और चुनौतियों के बीच अमेरिकी आर्थिकी का मजबूत प्रदर्शन। एप्पल ने नया मैकबुक प्रो और iMac कंप्यूटर लॉन्च किया है। कीमतों में नरमी से 10% बढ़ी सोने की मांग। और हमारे यहाँ तो आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सोना प्रिय है महिलाओं को। आप देखिए खासकर अब आप कल आज ही आप देखते हैं कि करवा चौथ है, तो देखा होगा आप लोगों ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में होगा फिनकेयर FSB का विकल्प विलय। सितंबर को कोर सेक्टर में 8.1% की बढ़ोतरी। दिल्ली में प्याज की औसत खुदरा कीमत 78 रुपये हो गई है। प्याज बढ़ने लगा है, अब आप देखेंगे। 53 दिन बाद जेल से बाहर आए तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। ये आप देखिए कौशल विकास निगम घोटाले में 4 सप्ताह की अस्थायी जमानत मिलने पर इन्हें बाहर आए हुए हैं, तो ये भी देखेंगे। मार्च 2025 तक आम्रपाली की रुकी परियोजनाएं पूरी होने की बात हो रही है। NVCC के CMD ने कहा कि अब तक 13,500 फ्लैट का निर्माण पूरा कर लिया गया है इसमें। चलिए ये भी बात हो रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। गाजा में हमास की सुरंगों को निशाना बना रहा है इजराइल। अब इजराइल चल रहा है संघर्ष विराम का मतलब हमास के आगे आत्मसमर्पण है, नेतन्याहू कह रहे हैं। कब तक चलता है देखते हैं। पेरिस में अल्लाहू अकबर चिल्ला रही महिला को पुलिस ने मारी गोली। भारतीय पर्यटन अब बिना वीजा थाईलैंड जा सकेंगे। थाई सरकार ने 6 माह के लिए वीजा मुक्त यात्रा की शुरू की है। 10 नवंबर से 10 मई 2024 तक बिना वीजा यात्रा की इजाजत है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार मामले में जवाबदेही अदालत के अंतिम फैसला सुनाने पर रोक। चलिए ये भी आप देखेंगे। समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान कर रहे हैं चीन श्रीलंका के विज्ञानी। ये भी आप देखिए। हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 24 गुना अधिक ताकतवर होगा 61-13। अमेरिका ने की घोषणा, कहा वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय। अमेरिका में भारतवंशी CEO को चुकाने होंगे $5 करोड़। अमेरिका स्थित दवा कंपनी उसके भारतवंशी प्रमुख कंपनी को दवा नाइट्रोफ्यूरेटोइन ऑयल ओरल सस्पेंशन के लिए मेडिकेड छूट का कम भुगतान करने के आरोप में को सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। ये चीन के चोंगकिंग शहर के गार्डन एक्सपो के दौरान फूलों की प्रदर्शनी देखने पहुंचे दर्शक। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है आपका। क्रिकेट आप लोग देख ही रहे होंगे। भारतीय पैरा एथलीट से आज मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब। जो आप देखे पैरा एशियाई खेल थे ना, उसमें भाग लेके आए। महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर दर्ज की लगातार चौथी जीत। नीबैक को हराकर विदित संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंचा है। सऊदी अरब के लिए फीफा विश्व कप को मेजबानी का रास्ता साफ हो चुका है। लियोन मेसी की अनंत कथा, 8वीं बार बेलन डी और जीतकर रचा इतिहास। कायलियन एम्बापे और हॉलैंड को भी पीछे छोड़ा इन्होंने। महिलाओं में बॉन माती विजेता रही है इसमें। बेलन डीओर का इतिहास। द बेलन डीओर 1956 से समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल की ओर से दिया जाने वाला यह पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है। 2010 से 2015 तक फीफा के साथ समझौते के बाद पुरस्कार को अस्थायी रूप से फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर के साथ विलय कर दिया गया था। तब से इसे फीफा बेलन के डीओर के रूप में जाना जाता है। यह साझेदारी 2016 में समाप्त हो गई। यह पुरस्कार बेलन डीओर के रूप में वापस आ गया है। ये भी आप देखिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छता बनाए रखिए। डेंगू भी आजकल खूब फैल रहा है। रणबांकुरे ने भरी आखिरी उड़ान। भारतीय वायुसेना की रणबांकुरे MiG-21 वायुसेना ने मंगलवार को राजस्थान के बाड़मेर के ऊपर अपनी आखिरी उड़ान भरी। यह लड़ाकू विमान 4 स्क्वाड्रन के थे। 4 स्क्वाड्रन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को शामिल किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना MiG-21 लड़ाकू विमान को अपने बेड़े से हटा रही है ना। और आप देखते हैं कि मेग वाइडन मल्टी रोलर हर मौसम में कारगर एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट है। 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से उड़ सकता है। 23 mm ट्विन बैरल कैनन और 4R 60 किलोज का वेट मिसाइल से लैस है। 1963 में वायुसेना में शामिल हुआ था पहला सिंगल इंजन MiG-21। ये आप देखिएगा। F-16 को मार गिराने वाला वायुसेना है, आप देखेंगे। दुनिया भर में प्रसिद्ध बागिन माया लापता सर्च के लिए 100 कैमरे टैप लगे हैं। गजब।
पंजाब में वनडिंग कि कमलनाथ को क्लीन चिट देने पर गरमाई राजनीति। सिख विरोधी दंगे की बात हो रही है। 1984 में हुए थे ना सिख विरोधी दंगे। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। मास्ट्रिच संधि लागू कर रखी गई यूरोपीय संघ यू की नींव। 1993 में आज ही मास्ट्रिच संधि लागू कर यूरोपीय संघ की नींव रखी गई। इसी संधि पर 1992 में 12 देश स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, आयरिश गणराज्य, फ्रांस, डेनमार्क, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और ग्रीस ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं। अमेरिका में खुला महिलाओं के लिए पहला मेडिकल स्कूल। 1848 में आज ही के दिन अमेरिका में महिलाओं के लिए दुनिया का पहला मेडिकल स्कूल बोस्टन फीमेल मेडिकल स्कूल खुला था। इसमें 12 छात्राओं ने प्रवेश लिया था। इसकी स्थापना सैमुअल ग्रेगरी ने की थी। इसका प्रारंभिक पाठ्यक्रम दाई के काम पर केंद्रित था। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मूलीकांत पेटकर का जन्म 1944 में आज ही महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। स्कूल के दिनों से ही खेलों में रुचि विकसित की। भारतीय सेना में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर से कॉप्ट्समैन रैंक के जवान के रूप में करियर की शुरुआत की। 1965 में भारत पाक युद्ध में अपना एक हाथ खो दिया। इसके बाद आप देखिए तैराकी और अन्य खेलों की ओर रुख किया। 1972 में जर्मनी के हेडलबर्ग में 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्वर्ण में जीतकर भारत को पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता था। पैरालंपिक कहने का मतलब होता है विकलांग जो भाग लेते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही। हैलोवीन उत्सव पर पार्कों में लगा भूतों का डेरा हैलोवीन उत्सव के दौरान यूरोपीय देश लिथुआना की राजधानी विल्नियस के गार्डन को हैलोवीन भूतों की आकृतियों से सजाया गया। हैलोवीन पश्चिमी देशों का प्रमुख उत्सव है जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिनों भूतों के गेटअप में कपड़े पहनने से भूतों की तरह तैयार होने से पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है। टीके से नहीं बढ़ता गर्भपात का खतरा। 8 सप्ताह से कम समय में गर्भपात के जोखिम का मूल्यांकन करने का पहला अध्ययन है। शोध ह्यूमन रिप्रोडक्शन जर्नल में प्रकाशित हुआ है। और इसमें आप देखते हैं कि कोविड-19 टीके को लेकर किया गया शोध गर्भवती होने की योजना बना रही महिलाओं के भीतर सुरक्षा की भावना जगाने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही उन्हें इस बात के लिए भी आश्वस्त करता है कि यह टीका सुरक्षित है। चलिए ये भी आप देखिएगा। बिल्ली बनने के लिए शरीर में आप देखते हैं कि ये 20 बदलाव रोम की घटना है। अरे अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा ये कुत्ता बनने के लिए कितने लाख रुपए खर्च किए थे। बच्चों के संक्रमण में अब उतनी प्रभावी नहीं रही एंटीबायोटिक दवाएं, अनुसंधान कह रहा है। जलवायु परिवर्तन से समुद्री भोजन में हो सकती है पोषक तत्वों की हानि। 94 IFFI के ज्यूरी प्रमुख बने शेखर कपूर आप देखेंगे इसमें। देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात हो रही है। चीनी स्पेस स्टेशन से 6 माह बाद लौटे 3 यात्री। 2003 में मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया था। 2030 से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की योजना है। चीन के जिउक्वान प्रक्षेपण केंद्र पर रिटर्न कैप्सूल से उतरे स्पेस फ्लाइट इंजीनियर जू यांगजू और अन्य अंतरिक्ष यात्री आप देखें। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी दिलचस्पी हो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी आप लोगों मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को मेहनत करिए, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करिए और 100% अपने काम में दीजिए जो भी काम आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि 100% देंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही।